नमस्कार। आज हम इतिहास की एक ऐसी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो किसी त्रासदी से कम नहीं है। नमस्कार। एक ऐसे साम्राज्य की कहानी जो अपनी ताकत के शिखर पर था और एक ऐसे शासक की जिसकी कह सकते हैं सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। हम बात कर रहे हैं 1565 की तालीकोटा की लड़ाई की। हाँ, एक ऐसी लड़ाई जिसने कुछ ही घंटों में दक्षिण भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। हमेशा के लिए। ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि कैसे सालों की जो राजनीतिक बिसात होती है वो एक ही दिन में उलट जाती है। और इसके केंद्र में है विजयनगर साम्राज्य और उसके कह सकते हैं सबसे चतुर रणनीतिकार आलिया राम राय। उनकी कहानी इस बात का शायद सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे जिस फूट डालो और राज करो की नीति से उन्होंने एक साम्राज्य को चलाया, उसी नीति ने अंत में उसे भस्म कर दिया। बिल्कुल। तो आज की हमारी बातचीत इसी पर केंद्रित होगी। हम ये नहीं पूछेंगे कि तालीकोटा में क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब क्यों हुआ। सही बात है। हम रामराय की उस रणनीति को समझेंगे, देखेंगे कि कैसे वो दांव उल्टा पड़ गया और फिर उस विनाशकारी दोपहर को महसूस करेंगे जिसके बाद शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य फिर कभी खड़ा नहीं हो पाया। और इसके असर को भी देखेंगे कि कैसे इस एक हार ने न सिर्फ दक्षिण भारत में एक खालीपन पैदा किया, बल्कि आने वाली सदियों में मराठों और यूरोपियन शक्तियों के लिए भी दरवाजे खोल दिए। तो चलिए कहानी के मुख्य किरदार से ही शुरू करते हैं। जब हम विजयनगर के स्वर्ण युग की बात करते हैं तो जाहिर है राजा कृष्णदेव राय का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन तालीकोटा की लड़ाई तो आलिया राम राय से जुड़ी है। तो कृष्णदेव राय के बाद और राम राय के दौर में विजयनगर कैसा था? देखिए, ये एक बहुत जरूरी सवाल है क्योंकि यहीं से कहानी की नींव पड़ती है। कृष्णदेव राय का जो दौर था 1509 से 1529 तक, वो वाकई एक स्वर्ण युग था। कला, संस्कृति, स्थिरता सब कुछ था। वो एक महान योद्धा तो थे ही, लेकिन साथ ही एक बहुत कुशल राजनयिक भी थे। अच्छा। वो दक्कन की सल्तनतों से लड़ते जरूर थे, पर उन्हें अपमानित नहीं करते थे। एक संतुलन बनाए रखते थे। और आलिया राम राय जो उनके दामाद थे, उनका तरीका बिल्कुल अलग था। बिल्कुल अलग। राम राय के हाथ में जब सत्ता आई तो वो साम्राज्य के कह सकते हैं असल कर्ता धर्ता बन गए। वो बेहद बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने दक्षिण की राजनीति को एक शतरंज की बिसात की तरह देखा और दक्कन की जो 5 सल्तनतें थीं, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर और बरार, उन्हें अपनी गोटियां समझ लिया। अच्छा। उनकी नीति सीधी थी, इन्हें आपस में लड़ाओ और विजयनगर को सबसे ऊपर रखो। ये तो फूट डालो और राज करो की क्लासिक रणनीति है। बिल्कुल। और ये काम भी कर रही थी ना? अरे बेहतरीन तरीके से काम कर रही थी। कई दशकों तक राम राय ने दक्कन की सल्तनतों को अपनी उंगलियों पर नचाया। सच में। हाँ, वो कभी बीजापुर का साथ देकर अहमदनगर को हराते तो कभी गोलकुंडा के साथ मिलकर बीजापुर की जमीन छीन लेते। अच्छा। तो हुआ ये कि विजयनगर का प्रभाव इतना बढ़ गया कि दक्कन का कोई भी सुल्तान उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता था। विजयनगर अब सिर्फ एक साम्राज्य नहीं बल्कि एक किंग मेकर बन चुका था। लेकिन क्या हम राम राय को थोड़ा ज्यादा दोष दे रहे हैं? मेरा मतलब है उनकी नीति दशकों तक सफल रही। क्या उस दौर का कोई भी शासक ये अंदाजा लगा सकता था कि सदियों से एक दूसरे के खून के प्यासे दुश्मन अचानक दोस्त बन जाएंगे? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। शायद कोई और शासक इसका अंदाजा नहीं लगा पाता, लेकिन राम राय की गलती सिर्फ उनकी नीति नहीं थी, बल्कि उस नीति से पैदा हुआ उनका अहंकार था। अहंकार? वो सिर्फ सल्तनतों को नियंत्रित नहीं कर रहे थे, वो उन्हें जलील भी कर रहे थे। कई बार विजयनगर की सेनाओं ने सल्तनतों की राजधानियों जैसे बीजापुर और अहमदनगर में घुसकर लूटपाट की, मस्जिदों का अपमान किया। ओहो। उन्होंने सुल्तानों को ये महसूस कराया कि वो महज कठपुतलियां हैं। और जाहिर है कोई भी शासक इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये सिर्फ जमीन या दौलत की लड़ाई नहीं रही, ये तो इज्जत की लड़ाई बन गई। बिल्कुल सही। राम राय ने ये समझने में गलती कर दी कि टूटे हुए दुश्मन भी जब एक साथ आ जाएं तो बहुत खतरनाक हो सकते हैं। धीरे धीरे उन सभी सुल्तानों को जो एक दूसरे से नफरत करते थे, ये समझ आ गया कि उन सब का एक असली दुश्मन है, विजयनगर का बढ़ता अहंकार। और इसी एहसास ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। हाँ, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर,
इन 4 सल्तनतों ने अपने सारे झगड़े भुलाकर विजयनगर को खत्म करने के लिए एक महागठबंधन बना लिया। तो अब मंच तैयार है। एक तरफ एक 70 साल का अहंकारी लेकिन शक्तिशाली सम्राट जिसे अपनी अजेयता पर पूरा भरोसा है, दूसरी तरफ एकजुट हुए दुश्मन जो अपमान का बदला लेने के लिए बेताब हैं। मुझे तो सोचकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि 23 जनवरी 1565 के दिन उस मैदान में हुआ क्या होगा। वो दिन भारतीय इतिहास के सबसे निर्णायक दिनों में से एक था। दोनों सेनाएं तालीकोटा के पास कृष्णा नदी के किनारे आमने सामने खड़ी थीं। अगर हम कागज पर देखें तो विजयनगर की सेना बहुत बड़ी थी। मतलब कुछ अनुमानों के मुताबिक उनके पास 5 लाख से भी ज्यादा पैदल सैनिक थे, हजारों हाथी और घुड़सवार थे। 5 लाख? हाँ, और उनका मनोबल आसमान पर था क्योंकि वो अपनी जमीन पे लड़ रहे थे और रामराय खुद सेना का नेतृत्व कर रहे थे। तो फिर सल्तनतों के पास ऐसा क्या था जो इस विशाल सेना का मुकाबला कर सकता था? उनके पास 2 बड़ी ताकतें थीं। पहली और सबसे अहम उनका तोपखाना। तोपखाना? हाँ, उनके पास तुर्की के उस्ताद तोपची थे जो रूमी खान कहलाते थे। उनकी तोपें कांसे की बनी थीं और पहियों पर घूम सकती थी, जिससे उन्हें मैदान में कहीं भी तेजी से तैनात किया जा सकता था। अच्छा, और विजयनगर की तोपें? इसके उलट विजयनगर की ज्यादातर तोपें भारी लोहे की थीं, जिन्हें एक बार लगा दिया तो हिलाना लगभग नामुमकिन था। ये छोटा सा तकनीकी फर्क विनाशकारी साबित हुआ। और दूसरी ताकत? उनकी तेज तर्रार घुड़सवार सेना जो तोपखाने के साथ मिलकर काम करने में माहिर थी। अच्छा, मतलब एक स्ट्रैटेजी के तहत? बिल्कुल, वो दुश्मन पर पहले तोपों से हमला करते और फिर घुड़सवारों से उस बिखरी हुई सेना पर धावा बोल देते। ये एक आजमाई हुई रणनीति थी। तो युद्ध शुरू हुआ और शुरुआती घंटों में तो विजयनगर का पलड़ा भारी था, जैसा कि उम्मीद भी थी। हाँ बिल्कुल, विजयनगर की विशाल पैदल सेना ने सल्तनत की सेना के किनारों पर जबरदस्त हमला बोला। राम राय अपनी उम्र के बावजूद एक सिंहासन पर बैठकर अपनी सेना का हौसला बढ़ा रहे थे। एक समय तो ऐसा लगा कि सल्तनत की सेना बिखर जाएगी और विजयनगर एक और शानदार जीत हासिल कर लेगा। सुल्तान भी घबराने लगे थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि जीती हुई बाजी पलट गई? एक ऐसा विश्वासघात हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। विश्वासघात? विजयनगर की सेना में 2 बहुत अहम मुस्लिम कमांडर थे, गिलानी बंधु। उनके अधीन हजारों सैनिक थे और वो सेना के एक बहुत महत्वपूर्ण मोर्चे को संभाल रहे थे। और उन्होंने ही धोखा दिया। ठीक उसी पल जब युद्ध अपने चरम पर था, जब लग रहा था कि विजयनगर की जीत बस कुछ ही दूर है, गिलानी बंधुओं ने पाला बदल लिया। क्या? वो अपनी पूरी टुकड़ी के साथ अचानक सल्तनत की सेना से जा मिले और अपनी ही सेना पर हमला कर दिया। ये तो किसी बुरे सपने जैसा है। आपकी सेना का एक बड़ा हिस्सा अचानक आपका दुश्मन बन जाए, वो भी लड़ाई के बीच में। कल्पना कीजिए उस भगदड़ की। विजयनगर के सैनिकों को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। उनकी सैन्य व्यूह रचना, उनका फॉर्मेशन पल भर में टूट गया। दोस्त और दुश्मन का फर्क मिट गया। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर सल्तनत की घुड़सवार सेना और तोपखाने ने विजयनगर की सेना के बीचों बीच हमला बोल दिया। और राम राय का क्या हुआ? इसी भगदड़ में उनका हाथी घिर गया। 70 साल के राम राय को सिंहासन से खींचकर जमीन पर पटक दिया गया। उन्हें पकड़कर अहमदनगर के सुल्तान हुसैन निजाम शाह के सामने पेश किया गया। कहते हैं कि सुल्तान में एक पल भी नहीं सोचा और उसी वक्त युद्ध के मैदान में राम राय का सिर कलम करने का हुक्म दे दिया। अपने सेनापति की मौत की खबर विजयनगर की सेना के लिए आखिरी कील साबित हुई। सेनापति के मारे जाने की खबर फैलते ही सेना का मनोबल पूरी तरह टूट गया। बिखर गई होगी सेना। बिल्कुल, जो लड़ाई वो कुछ घंटे पहले जीत रहे थे, वो अब जान बचाकर भागने की दौड़ में बदल गई। एक शानदार जीत एक भयानक हार में तब्दील हो चुकी थी। सिर्फ एक विश्वासघात और एक सेनापति की मौत ने सब कुछ खत्म कर दिया। युद्ध के बाद का मंजर तो शायद युद्ध से भी ज्यादा भयानक रहा होगा, खासकर विजयनगर की राजधानी हम्पी के लिए। हम्पी का जो हुआ वो दक्षिण भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय है। विजेता सल्तनत की सेनाओं ने उस शहर की तरफ कूच किया जो उस समय दुनिया के सबसे अमीर और सबसे खूबसूरत शहरों में से एक था। हाँ, पुर्तगाली यात्री तो उसे रोम से भी बड़ा और भव्य बताते थे। बिल्कुल। मैंने हम्पी के खंडरों की तस्वीरें देखी हैं। ये सोचना भी मुश्किल है कि वो जगह कभी कैसी दिखती होगी।
वो शहर फिर कभी वैसा नहीं दिखा। सल्तनत की सेनाओं ने लगभग 6 महीने तक हम्पी को लूटा। मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियों को खंडित किया गया, महलों और बाजारों में आग लगा दी गई। 6 महीने तक? हाँ, वो सिर्फ लूट नहीं थी, वो एक संस्कृति का विनाश था। वो उस अपमान का बदला था जो राम राय ने उन्हें सालों तक दिया था। हम्पी को इस तरह तबाह किया गया कि वो फिर कभी आबाद ना हो सके। तो क्या तालिकोटा की हार और हम्पी के विनाश के साथ ही विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया? देखिए, पूरी तरह से अंत तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी आत्मा जरूर मर गई। राम राय के भाई तिरुमल देव राय किसी तरह शाही खजाने का कुछ हिस्सा लेकर भागने में कामयाब रहे। अच्छा। उन्होंने पहले पेनुकोंडा और फिर चंद्रगिरी को अपनी राजधानी बनाया। साम्राज्य कागज पर अगले 100 साल तक और चला, लेकिन वो सिर्फ एक परछाई था। उसकी केंद्रीय शक्ति, उसका दबदबा, उसकी प्रतिष्ठा, सब कुछ तालिकोटा के मैदान में दफन हो चुका था। और जब केंद्र की शक्ति कमजोर होती है तो स्थानीय ताकतें सिर उठाने लगती हैं। बिल्कुल। विजयनगर के अधीन जो नायक या स्थानीय सरदार थे, जैसे मदुरई, तंजावुर और गिंगी के नायक, वो अब लगभग आजाद हो गए। अच्छा। दक्षिण भारत एक बड़ी शक्ति के बजाय कई छोटी छोटी रियासतों में बंट गया। एक राजनीतिक बिखराव का दौर शुरू हो गया। ये तो हुए तात्कालिक परिणाम, लेकिन अगर हम दूर देखें तो इस एक दिन की लड़ाई ने आने वाली सदियों पर क्या असर डाला? इसका असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। सबसे पहला असर तो यही था कि दक्षिण भारत ने अपना सबसे बड़ा सांस्कृतिक संरक्षक खो दिया। कला, साहित्य और मंदिर निर्माण की जो महान परंपरा विजयनगर के साये में फल फूल रही थी, उसमें एक ठहराव आ गया। और दूसरा, इसने एक शक्ति का खालीपन पैदा कर दिया, एक पावर वैक्यूम। बिल्कुल सही शब्द है। विजयनगर के गिरने और बाद में सल्तनतों के फिर से आपस में लड़ने की वजह से दक्षिण भारत में कोई एक बड़ी ताकत नहीं बची। और इतिहास हमें सिखाता है कि जब भी ऐसा खालीपन पैदा होता है तो उसे भरने के लिए नई ताकतें हमेशा आगे आती हैं। और इस मामले में वो नई ताकतें कौन थीं? पहले तो मराठे। शिवाजी महाराज के उदय के लिए दक्षिण की ये अस्थिर राजनीतिक स्थिति बहुत फायदेमंद साबित हुई। अच्छा। और उनके बाद आए यूरोपीय, खासकर अंग्रेज और फ्रांसीसी। उन्हें दक्षिण भारत में एक बटा हुआ और कमजोर राजनीतिक लैंडस्केप मिला, जिसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया। वो एक नायक को दूसरे के खिलाफ, एक नवाब को दूसरे के खिलाफ लड़ाते रहे, ठीक वैसे ही जैसे कभी राम राय किया करते थे। ये कितना बड़ा विरोधाभास है। राम राय की फूट डालो और राज करो की नीति ने पहले उनके साम्राज्य को खत्म किया, और फिर उसी जमीन पर यूरोपीय शक्तियों ने उसी नीति का इस्तेमाल करके अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। बिल्कुल। हम ये भी कह सकते हैं कि तालिकोटा की लड़ाई ने अनजाने में भारत में यूरोपीय साम्राज्यवाद की नींव रखने में मदद की। इसने दक्षिण एशिया में शक्ति के संतुलन को और ज्यादा उत्तर केंद्रित बना दिया। मतलब उत्तर में मुगल अपने शिखर पर थे। हाँ, और दक्षिण की सबसे बड़ी हिंदू शक्ति टूट चुकी थी। तो कुल मिलाकर कुछ घंटों का युद्ध, कुछ रणनीतिक गलतियां और एक विश्वासघात, और सदियों का इतिहास बदल गया। विजयनगर की हार के बावजूद उसका नाम आज भी एक महान विरासत के तौर पर याद किया जाता है। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, वो एक विचार था, एक ऐसी सभ्यता का प्रतीक जिसने दक्षिण भारतीय संस्कृति को सदियों तक सहेज कर रखा। हम्पी के खंडर आज भी हमें उस भव्यता की याद दिलाते हैं, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी देते हैं। एक चेतावनी कि कोई भी साम्राज्य कितना भी महान क्यों न हो, अजेय नहीं होता। और शायद एक गहरी चेतावनी ये भी कि महानता और पतन के बीज अक्सर एक ही जगह होते हैं। राम राय की राजनीतिक चतुराई और उनका अहंकार एक ही सिक्के के दो पहलू थे। जिस चीज ने उन्हें बेमिसाल बनाया, उसी ने उन्हें बर्बाद कर दिया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हर महान शक्ति के भीतर ही उसके विनाश के तत्व छिपे होते हैं?